देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुभाष जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और मैं कालापुर का रहने वाला हूँ। आज से काफ़ी साल पहले मैं काफ़ी एक ज़िद्दी किस्म का लड़का था। मैं किसी की बात नहीं मानता था। जो मेरा मन चाहता था मैं वही काम करता था। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये हरकत मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। दरअसल मेरे साथ हुआ कुछ यूँ था कि एक समय की बात है जब हम सभी दोस्त एक साथ गांव के चौक पर बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त विकास ने कहा, भाई काफ़ी दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। विकास की बात सुनकर पंकज ने कहा, हाँ यार काफ़ी दिन हो गए, चल कहीं से घूम कर आते हैं। पंकज की बात सुनकर मैंने कहा, वो तो ठीक है मगर हम लोग जाएंगे कहाँ। इस पर वापस से विकास ने कहा, यार चल पास वाले गांव के पहाड़ से घूम कर आते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी दिन भी हो गए हैं। विकास के ये बात बोलते ही हम सभी साथी तैयार हो गए। सच में काफ़ी दिन हो गए थे। इसके बाद हमने तय किया कि हम कल दोपहर का खाना पीना खाकर ठीक 3 बजे अपने घर से दूसरे गांव जाने के लिए निकलेंगे और वहां पहुंचकर पहाड़ पर घूम आएंगे और ठीक रात के 7 बजे तक अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। सारी बातें होने के बाद हम सभी अपने अपने घर चले गए और रात का खाना पीना खाकर अपने घर वालों को पूरी जानकारी दे दी। तो घर वाले हमें भेजने के लिए राज़ी हो गए, मगर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। इसके बाद अगले दिन ठीक समय मुताबिक दोपहर का खाना पीना खाकर 3 बजे हम सभी गांव के चौक पर इकट्ठा हुए और वहां से दूसरे गांव की ओर चलते बने। हमारे गांव से वो गांव जिस पर पहाड़ था वो लगभग पौने 1 घंटे की दूरी पर था। तो हम जल्दी जल्दी चलकर उस गांव की ओर बढ़े जा रहे थे और ठीक पौना 1 घंटा पैदल चलने के बाद हम उस गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचते ही हमें वो पहाड़ दिखाई पड़ने लगा। वो गांव से कोई और 5 मिनट पैदल चलने के बाद हम उस पहाड़ के पास पहुंचे। पहाड़ के पास ठीक 10 मिनट बैठकर आराम किया हमने और आराम करने के बाद पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। करीब आधा घंटा पहाड़ पर चढ़ने के बाद हम एक अच्छे ऊंची जगह पर पहुंच गए और वहां पर बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। उस जगह पर बैठकर गप्पे लड़ाते हुए हमें काफ़ी वक्त हो चुका था। वो जगह काफ़ी घना और जंगली इलाका था, तो हमें भी यहाँ डर लग रहा था कि कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी पंकज ने कहा, यार ये पहाड़ के ऊपर का जंगल कितना डरावना है ना, काफ़ी जंगली जानवर होंगे, यहाँ पर भूत भी होंगे, यहाँ तो रात भर कोई रुक ही नहीं पाएगा। पंकज की बात सुनकर मैंने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं नहीं डरता हूँ यार। इस पर मेरे सभी दोस्तों ने जवाब दिया, तेरी बात सही नहीं है, सबकी बात सही है, कोई भी यहाँ रात पर नहीं रुक सकता है। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं आज रात को यहीं रुक कर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता। तुम लोग जाओ घर, मैं कल सुबह घर आ जाऊँगा और मेरे घर वालों को बोल देना कि मैं पंकज के घर रुका हूँ। मेरे ये बोलने के बाद मेरे सभी दोस्त मुझे छोड़कर घर की ओर चले गए और मैं अकेले चुपचाप उसी जगह पर बैठा रहा। धीरे धीरे शाम की हल्की रोशनी रात का अंधकार में बदल गई। धीरे धीरे पूरे माहौल में इतना अंधेरा छा गया कि मुझे अपने आसपास का भी कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। साथ ही साथ रात होते ही पहाड़ के ऊपर जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। जंगली जानवरों की आवाज़ों को सुनकर अब मैं डरने लगा था और जैसे जैसे रात बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे मैं अपने आप को कोसता जा रहा था कि क्यों मैं यहाँ रुका, अपने दोस्तों के साथ चला जाता तो अच्छा होता। साथ ही मुझे अपने दोस्तों पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की
और तुरंत मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। देखते देखते रात के 11 बज गए। अब चारों ओर घना अंधेरा, काफ़ी खामोशी छा चुकी थी। मानो ऐसा लग रहा था पहाड़ के ऊपर का ये जंगल इस दुनिया में हो ही ना। मुझे हल्का हल्का डर लगने लगा था। अभी मैं एक पेड़ के नीचे चुपचाप दुबक कर बैठा हुआ ही था, तभी अचानक मुझे किसी के बात करने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इस तरह की थी, बहुत दिनों से हमने खाना नहीं खाया है, आज तो जमकर खाएंगे। आवाज़ सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला इतनी रात गए ये किसकी आवाज़ है। उस आवाज़ को सुनकर मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई कि भला ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ देर इधर उधर नज़रें घुमाने के बाद मुझे वहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिखा, तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा कि तभी मुझे वापस से किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मगर इस बार जब मैंने आवाज़ को ध्यान से सुना तो मुझे पता चला यह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि पेड़ के ऊपर से आ रही है। जैसे ही मैंने पेड़ के ऊपर देखा तो मैंने देखा कि पेड़ के ऊपर 2 आदमी बैठे हुए हैं जिनका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद और कटा हुआ है। साथ ही साथ उनमें से एक आदमी की आंखें भी गायब है और उनके पैर जो लटक रहे थे वो उल्टे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई आत्मा है और ये आत्मा मुझे खाने की बात कर रहे हैं। मैं उन भूतों को देखकर इतना डर गया कि मैं वहाँ से भागने लगा, मगर जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की उन भूतों ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया और एक झटके से पेड़ के ऊपर से कूदकर मेरे सामने आ खड़े हुए। सभी भूतों को अपने सामने देखकर मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे और मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ने लगा। मुझे अपनी गलती समझ आ रही थी, क्यों मैं यहाँ रात को रुका। वो सभी भूत मुझे मारने ही वाले थे। तभी वहाँ एक साधु बाबा आ गए और उन भूतों पर भभूत छिड़कने लगे, जिससे वो भूत भी वहाँ से गायब हो गए। जिसके बाद साधु बाबा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद मैं साधु बाबा के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद साधु बाबा ने मुझे एक बड़े से चबूतरे के नीचे बैठने के साथ ही साथ मुझसे साफ साफ ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए मगर जब तक सुबह नहीं होगी मैं इस चबूतरे के पास से नहीं हिलूंगा। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। साधु बाबा के जाने के बाद सभी भूत तो मेरे इधर उधर घूम रहे थे मगर मेरे करीब नहीं आ पा रहे थे। और ठीक कुछ घंटों के बाद सुबह हो गई। सुबह होने से सबसे पहले तो वो सभी भूत गायब हो गए और सुबह होने के बाद मैं जल्दी से भागता हुआ पहाड़ के ऊपर से नीचे उतरा और गांव वालों को पूरी बात बताई। तो पूरी बात जानने के बाद गांव वालों ने बताया कि वो चबूतरा कुछ और नहीं बल्कि भगवान शंकर के पैरों का स्तंभ था जहां पूजा की जाती है। और मेरी जान इसलिए बच गई कि मैं उस चबूतरे के नीचे बैठा हुआ था। जिसके बाद मैं जल्दी से अपने गांव लौट आया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी में। सुबह से ही मौसम काफ़ी ख़राब था। रह रहकर मूसलाधार बारिश बरसे जा रही थी। ऊपर से दिन भी था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था और आज मेरी ऑफिस की भी छुट्टी थी। इस वजह से मैं बार बार मौसम को ही कोसे जा रहा था क्योंकि आज की मेरी छुट्टी है इस बरसात में पूरी तरह से ख़राब कर दी थी। अभी मैं बैठे बैठे बोर हो ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। रिंग बजते ही जब मैंने फ़ोन देखा तो इस पर विपिन का कॉल आ रहा था। तो मैंने झट से कॉल रिसीव किया। विपिन मेरे ऑफिस का दोस्त है। कॉल रिसीव करते ही विपिन ने कहा, यार तू भी क्या मेरी तरह बोर हो रहा है? इस पर मैंने विपिन को जवाब दिया, हाँ यार मैं भी बोर ही हो रहा हूँ। मेरी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, अच्छा ठीक है,
हम लोग एक काम करते हैं, मैं शाम को 7 बजे ठीक है अपनी कार लेकर तेरे घर आता हूँ और हम लोग थोड़ा घूम कर आएंगे। हमारी बात हो जाने के बाद विपिन ने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद मैं बस शाम के 7 बजने का इंतज़ार करने लगा और ठीक कुछ घंटे के बाद शाम के 7 बज गए और 7 बजते ही विपिन भी कार लेकर मेरे घर के बाहर आ गया। विपिन के आते ही मैं कार में बैठा और हम कार लेकर घूमने चले गए। अभी बारिश बरसे जा रही थी, जिस कारण पूरा रास्ता सुनसान सा हो गया था। रास्ता इस कदर सुनसान हो गया था कि शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था। बारिश में कार के घूमने से हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश को कार के अंदर से देखने पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखते देखते हम गांव के रास्ते से अलग हाईवे पर आ गए तो हाईवे और भी ज़्यादा सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। पर हाईवे पर हमें बस हमारी ही कार नज़र आ रही थी, जिसका फ़ायदा उठाकर विपिन को काफ़ी तेज कार भगाने लगा। चलते चलते अब हम अपने गांव से काफ़ी दूर आ गए थे और वक्त भी अब रात के 10 बजे का हो गया था। अब तो हाईवे और भी ज़्यादा सुनसान और अंधेरे में डूब चुका था, मगर एक बारिश थी जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। बारिश ज्यों की त्यों ही बरसे जा रही थी। इस पर मैंने विपिन से कहा, यार विपिन, अब काफ़ी रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। इस पर विपिन ने कहा, हाँ यार, अब घर चलते हैं। आगे से एक शॉर्टकट रास्ता है जो हमारे घर की ओर जाता है, उस शॉर्टकट रास्ते से हम पहुंच जाएंगे। जिसके बाद विपिन ने कुछ आगे जाकर कार को दाएं ओर मोड़ लिया। कार को दाएं मोड़ते ही हमारे सामने एक काफ़ी पतला और लंबा रास्ता था। उस रास्ते के दोनों किनारे घने जंगल थे और वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। अंधेरा तो उस रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि हमारी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने गायब सी हो जा रही थी। इतना सुनसान और भयानक रास्ते को देखकर मैंने विपिन से कहा, यार तुझे रास्ता पता तो है ना? इस पर विपिन ने जवाब दिया, हाँ तू टेंशन मत ले, मुझे रास्ता पता है। इसके बाद हम उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उस रास्ते के दोनों किनारे इतना घना जंगल था कि बार बार हमें जंगल के अंदर से जंगली जानवरों की आवाज़ काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के किनारे एक छोटा बच्चा और एक आदमी बैठे दिखे। उस बच्चे और आदमी को बैठा देख विपिन ने कहा, लगता है ये आदमी और बच्चा मुसीबत में है। या तो ये रास्ता भूल गए हैं या फिर किसी सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं। चल इनको लिफ्ट दे देते हैं। इस पर मैंने विपिन से कहा, यार हो सकता है ये लोग ठीक ना हो। इस पर विपिन ने कहा, क्या बोल रहा है तू? उसके साथ एक बच्चा है और ये लोग काफ़ी देर से बारिश में भीग भी रहे लगता है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर विपिन ने कार को उस आदमी और बच्चे के पास रोका और कार का विंडो नीचे करके उनसे कहा, क्या बात है भाई साहब, आप और बच्चा बारिश में भीगते हुए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, बाबू साहब हम लोग रास्ता भूल गए हैं, हमें पीपलगढ़ गांव जाना है। पीपलगढ़ गांव हमारे ही गांव जाने के रास्ते पर पड़ता था। तो इस पर विपिन ने उस आदमी से कहा, अच्छा आपको पीपलगढ़ गांव जाना है, आइए बैठिए, हम भी उधर ही जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। इतना बोलकर विपिन ने कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। इसके बाद वो आदमी और वो बच्चा कार के अंदर आकर बैठ गए और कार में बैठते ही विपिन ने वापस से कार चलाना शुरू कर दिया। अब रात के लगभग 11 बज चुके थे और बारिश और तेज हो गई थी। रात काफ़ी हो जाने के कारण अब मुझे हल्की भी बेचैनी सी होने लगी थी कि तभी मेरी नज़र कार के RVM यानी रियर व्यू मिरर पर गई। RVM पर जब मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया कि अब पीछे कोई नहीं था। बगैर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो बच्चा और वो आदमी पीछे बैठे हुए थे। RVM पर देखने के बाद मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो बच्चा और वो आदमी उसी तरह से पीछे बैठे हुए थे।
मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो आदमी और बच्चा पीछे बैठे हुए हैं तो वो आरवीएम पर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? अब मुझे समझ आ गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और मुझे ये जानते देर नहीं लगी कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, क्योंकि उन दोनों के पैर उल्टे थे, यानी कि वो बच्चा और उस आदमी के पैर उल्टे थे। वो लोग इंसान नहीं बल्कि भूत थे, और भूत आईने पर नज़र नहीं आते हैं। तो मैं ये बात जान चुका था, मगर मैं ये बात विपिन को कैसे बताऊं? अगर मैं ये बात विपिन को बता दूंगा तो ये भूत अभी के अभी ही हमें मार डालेंगे। फिर भी मैंने किसी तरह विपिन को इशारा करके आरवीएम पर देखने को बोला। तो कुछ देर इशारों ही इशारों में उसे बताने के बाद विपिन ने भी ये बात समझ गया, और अब हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और हमने जिसे लिफ्ट दिया है वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और हम अपनी जान कैसे बचाएं कि तभी विपिन ने कार को रास्ते के किनारे एक मंदिर की तरफ ले जाने लगा। मंदिर की ओर कार को ले जाता देख उन दोनों भूतों ने एकदम से हमारा गला दबाने लगे, ताकि मंदिर पहुंचने से पहले वो भूत हमारा काम तमाम कर डालें। मगर जैसे ही उनमें से एक भूत ने मेरा गला पकड़ा तो वैसे ही उस भूत ने मेरे गले को तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि मेरे गले में बजरंगबली का लॉकेट था। उसके बाद मैंने उस लॉकेट को विपिन के गले में दबा रखे उस भूत के हाथों में लगाया, तो उसने भी विपिन का गला एकदम से छोड़ दिया। इसके बाद हम कार को मंदिर के बाउंड्री के अंदर ले गए और रात वहीं गुजारी। तो दोस्तों, इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।